गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम 26 जुलाई के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रणब सेन पैनल रिसेंटली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। हाल ही में भारत की सरकार ने एक प्रणब सेन पैनल बनाया है, वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए इज टू रिव्यू द क्लाइमेट चेंज को रिव्यू करने के लिए। ऑप्शन बी इज टू रिव्यू द मेथडोलॉजी ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनएसओ, उसकी मेथडोलॉजी को रिव्यू करने के लिए कि जो वो मेथड्स यूज करते हैं अपने डेटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए, उसके मेथड्स को रिव्यू करने के लिए। ऑप्शन सी इज मणिपुर की सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए, जो अभी मणिपुर में इतना जो है क्योस बना हुआ है उसको रिव्यू करने के लिए। एंड ऑप्शन डी इज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के बारे में। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का सोर्स देख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन्ड है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अपॉइंटेड अ पैनल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर प्रणब सेन टू रिव्यू द मेथडोलॉजी ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये क्यों हुआ है? रिसेंटली जो डॉक्टर शमिका रवि हैं और जो डॉक्टर विवेक देबरॉय हैं, उन्होंने आर्टिकल्स एक पब्लिश किए थे जिसमें उन्होंने आउटडेटेड जो पुराने सर्वे मेथडोलॉजी यूज होते हैं नेशनल सर्वेज में, उनके बारे में लिखा था। तो उसी के बाद ये जो है एक पैनल बनाया गया है जो एनएसओ के मेथडोलॉजी इसको रिव्यू करेगा। नेशनल लेवल जो डेटा होता है वो की सोर्स होता है रिसर्च के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली तभी ये पैनल बनाया सो दैट वो एनएसओ की मेथडोलॉजी को रिव्यू करे, क्योंकि रिसेंटली इसके बारे में कंट्रोवर्सी थी कि जो डेटा कलेक्शन है वो कितना साउंड है, कितना रिलायबल है, जो प्रोसीजर्स है इंडिया में वो जो है नेशनल लेवल सर्विस पर जो यूज होते हैं वो कितने साउंड है, कितने रिलायबल हैं। तो उसके बारे में ये पैनल बनाया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टू रिव्यू द मेथडोलॉजी ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। The next question is the soil which will be collected under मेरी माटी मेरा देश will be used to develop। हाल ही में भारत की सरकार ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, मेरी माटी मेरा देश। उसके अंडर जो मिट्टी कलेक्ट होगी उसको किस चीज को डेवलप करने के लिए यूज किया जाएगा? ऑप्शन ए इज अ गार्डन अलोंग द कर्तव्य पाथ। जो कर्तव्य पाथ है वहां पर एक गार्डन बनाने के लिए। ऑप्शन बी इज यूटेंसिल्स टू सर्व फूड इन द नेक्स्ट G20 मीटिंग। जो आगे आने वाली G20 की मीटिंग है वहां पर गेस्ट्स को जो फूड सर्व होगा उन बर्तनों को बनाने के लिए। ऑप्शन सी इज सम आर्ट पीसेस फॉर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो अभी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है वहां पर कुछ आर्ट पीसेस रखने के लिए वो बनाए जाएंगे इस मिट्टी को यूज करके। ऑप्शन डी इज द मॉडल ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। जो पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसका एक मॉडल बनाने के लिए। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हैं। गवर्नमेंट लॉन्चेस मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। तो यूनियन गवर्नमेंट ने ये कैंपेन जो है एक बोल सकते हैं एक एनविसाज किया है एज ए कल्मिनेटिंग इवेंट ऑफ द आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। इस कैंपेन के अंदर जो मिट्टी कलेक्ट होगी भारत के अलग अलग पार्ट्स में, अगस्त में ये जो है मिट्टी कलेक्ट होगी, उसको किस चीज के लिए यूज किया जाएगा? एक गार्डन बनाने के लिए, जो कि कर्तव्य पाथ के अलोंग दिल्ली में बनाया जाएगा। तो कर्तव्य पाथ क्या है? जो पहले राजपाथ जिसको बोलते थे उसी को रीडेवलप किया है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर और उसका नाम कर्तव्य पाथ रख दिया गया है। कर्तव्य पाथ में जो पहले राजपथ था वो भी इंक्लूडेड है और जो सेंट्रल विस्टा लॉन्स है वो भी इंक्लूडेड है। 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो कि पहले एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। ये दोनों आर्किटेक्चर्स थे न्यू दिल्ली के जिन्होंने ये सिटी डेवलप की थी अराउंड 100 ईयर्स अगो। आपको याद होगा जब हमने पार्लियामेंट के बारे में बात की थी तब भी हमने हर्बर्ट बेकर को डिस्कस किया था। अगर आपको याद है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि तब हमने हर्बर्ट बेकर को किस बारे में डिस्कस किया था। तो आगे आपको ध्यान रखना है कि इसके बारे में इवेंट्स जो हैं वो प्लान किए गए हैं पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, अर्बन लोकल बॉडी, स्टेट, नेशनल लेवल पर। तो जो पंचायत लेवल प्रोग्राम्स होंगे वो अगस्त 9 से लेकर 15 अगस्त तक हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसके रिगार्डिंग 5 पॉइंट एजेंडा भी है जिसमें क्या होगा? एक तो इंस्टॉलेशन होगी शिल्प कलम मेमोरियल जो प्लेक है उसकी, जिसमें उन जो हैं लोगों के नाम उसमें मेंशन किए जाएंगे जिन्होंने अपना जो सेक्रीफाइसेस किए हैं
इस पर्पस के लिए जो वीर्स हैं, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स भी इंक्लूडेड हैं, डिफेंस पर्सोनल हैं, सीएपीएफ पर्सोनल, स्टेट पुलिस के पर्सोनल, वो सभी इसमें इंक्लूडेड होंगे। तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अ गार्डन अलोंग द कर्तव्य पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्लेक्ड लाइम विच इज रिसेंटली इन द न्यूज। न्यूज में एक टर्म स्लेक्ड लाइम है, वो क्या है? ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप इसका भी सोर्स देख सकते हैं। हाउ स्लेक्ड लाइम फाउंड इन पान इज अ मेजर कॉज ऑफ ऑकुलर बर्न्स इन चिल्ड्रन। तो एक स्टडी यहाँ पर पब्लिश हुई थी द हिंदू में, वहां पर लिखा गया था जो पान में स्लेक्ड लाइम यूज होता है, जिसको आप लेमन लैंग्वेज में चूना बोलते हो, जिसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसको स्लेक्ड लाइम या हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं। वो एक सॉफ्ट व्हाइट पाउडर होता है, रॉ मटेरियल की तरह केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है, और ये बनता है जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है। तो इस जो ये कंपाउंड होता है, इसमें 2 OH नेगेटिव जो हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं और एक कैल्शियम का आयन होता है। इसको सफेदी या चूना के नाम से भी जाना जाता है लोकल मार्केट में, और ये सिनोनिमस एक सेम पान के लिए यूज होता है, क्योंकि जो चूना है वो भी पान बनाने के लिए यूज होता है। इसकी पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ऑकुलर बर्न्स क्या होते हैं? जो हमारी ह्यूमन आई है उसका एक पार्ट होता है कॉर्निया, तो उसके रिलेटेड जो होता है ऑकुलर बर्न्स, जब वो कॉर्निया पे कोई अब बोल सकते हो डैमेज हो जाता है, उसको ऑकुलर बर्न्स बोलते हैं। और ये जो है आईज के फील्ड में या आईज के रिलेटेड एक इमरजेंसी जो है मानी जाती है, और जब अगर ये जो स्टेट आती है तो उसको इमीडिएटली ट्रीट करना पड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने इसका फॉर्मूला भी देख लिया, और इसको क्या बोला जाता है, चूना, स्लेक्ड लाइम, सभी आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेशनल टेंट पेगिंग टूर्नामेंट वाज रिसेंटली हेल्ड इन। इंटरनेशनल टेंट पेगिंग टूर्नामेंट रिसेंटली कहां पर हुआ है? ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज यूके, ऑप्शन सी इज रशिया एंड ऑप्शन डी इज चाइना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंटरनेशनल टेंट पेगिंग टूर्नामेंट है वो रिसेंटली रशिया में मॉस्को में हुआ था, जहां पर इंडिया की टीम ने गोल्ड जो है ओवरऑल उनको गोल्ड स्टेटस मिला है। इंडिया की साइड से 4 मेंबर की टीम गई थी, जिनको 11 मेडल्स मिले हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, बाकी सिल्वर हैं, और 4 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। ये जो टूर्नामेंट है ये इंटरनेशनल टेंट पेगिंग फेडरेशन कंडक्ट करती है, जो कि एक इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है टेंट पेगिंग डिसिप्लिन के लिए, इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट। तो एक्चुअल में टेंट पेगिंग टूर्नामेंट क्या होता है, आप यहाँ पर पिक्चर मैंने लगाई हुई है सो दैट आप इजीली समझ सको। ऐसे जो राइडर्स होते हैं वो घोड़े पर बैठ के चलते हुए यहाँ पर एक चीज है जिसको वो आप बोल सकते हो पिकअप करते हैं और टारगेट को कैरी करते हैं एक लांस या स्वॉर्ड की हेल्प से। ये पकड़ा हुआ है उन्होंने, मैं 1 मिनट हाईलाइट चेंज करके आपको शो भी कर देती हूँ। ये आप देख सकते हो, ये लंबा एक डंडे की तरह लग रहा है, इसको स्वॉर्ड या लांस बोला जाता है। तो इसको यूज करके ये टारगेट को इस पे राइड पे चलते हुए वो पिकअप करते हैं और टारगेट को कैरी करते हैं। तो ये होता है टेंट पेगिंग। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिप्लेस्ड इट्स लोगो विद एक्स। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना लोगो था उसको एक्स के साथ रिप्लेस किया है? ऑप्शन ए है स्नैपचैट, ऑप्शन बी है फेसबुक, ऑप्शन सी है थ्रेड्स एंड ऑप्शन डी है ट्विटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पे जो बर्ड का लोगो था उसको रिप्लेस किया है एक्स के साथ। यहाँ पर आप इसका नया लोगो देख सकते हैं। पहले ये बर्ड लोगो ये वाला था, यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई हुई है, और ये जो एक्स है ये नया लोगो है। ट्विटर ने एक नया लोगो है जो लॉन्च किया है। ये कंपनी इलॉन मस्क के द्वारा ओन की जा रही है, उनकी ओन्ड कंपनी है ये। इस वेबसाइट पर, ट्विटर की जो वेबसाइट है वहां पर कंपनी का नया लोगो शो हो रहा है, लेकिन जो इसका URL है वो अभी भी twitter.com ही है, और जो ब्लू ट्वीट बटन है वो विजिबल है। सो रीब्रांड में भी अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, ये भी मान सकते हैं, लेकिन न्यूज में था तो आपको ये अभी ध्यान रखना है। इसके बारे में जो भी अपडेट आएंगी कमिंग डेज में वो हम डिस्कस कर लेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ट्विटर।
The next question is the new international exhibition कम conventional center, जिसको in short IECC के नाम से जाना जा रहा है, it will be inaugurated by our honorable prime minister of in which city, in which state? Option A is Uttar Pradesh, option B is Delhi, option C is Karnataka and option D is Kerala. यहाँ पर आप देख सकते हैं, सो रिसेंटली एक जो नया स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को एक इकट्ठा लाकर एक ट्रेडिशनल आर्ट के साथ एक नई इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर जो है वो आज इनॉग्रेट किया जाएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कहाँ पर? जो प्रगति मैदान कम्प्लेक्स है उसको रीडेवलप किया था वहां पर, जो कि आने वाली G20 समिट का वेन्यू भी बनेगा सितंबर में। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन वेन्यू होगा और प्रधानमंत्री जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। आप इसकी यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसका आप सोर्स देख सकते हैं, ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्निटी एट G20 वेन्यू, पीएम टू इनॉग्रेट ए न्यू कन्वेंशन सेंटर ऑन वेडनेसडे। तो इसके अंदर क्या है, IECC कम्प्लेक्स के जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट MICE यानी कि मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन डेस्टिनेशन की तरह ये डेवलप किया गया है और ये अभी टॉप 10 एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन कम्प्लेक्सेस के अमंग आता है, जो दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन कम्प्लेक्स होंगे उनमें आएगा ये। इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो यूटिलिटी क्या होगी, जो बड़े लेवल की वर्ल्ड लेवल की मीटिंग्स होंगी, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, उसके लिए यूज किया जाएगा। अभी G20 के वेन्यू की तरह G20 की भी एक मीटिंग सितंबर में यहाँ पर होगी, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कहाँ पर ये इनॉग्रेट किया जाएगा? ऑप्शन बी, दिल्ली इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच type of crops are sown in monsoon season in Indian subcontinent and which are known as monsoon crops। तो कौन सी ऐसी फसलें हैं जो मॉनसून के सीजन पर बीजी जाती हैं, जिनको मॉनसून फसलें के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है राबी क्रॉप्स, ऑप्शन बी है खरीफ क्रॉप्स, ऑप्शन सी है ज़ैद क्रॉप्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हैं, खरीफ सोइंग टर्न्स अराउंड टू राइज 1.2% अमिड एक्सेस रेन। सो अभी आपको पता होगा कि हमारे देश में बहुत सारी जगह फ्लड्स की सिचुएशन हो रखी है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है किसी किसी जगह पे, तो एग्रीगेट रेनफॉल है जो कंट्री में वो लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी बढ़ी हुई है। खरीफ क्रॉप की जो सोइंग है, खरीफ क्रॉप की जो बिजाई है, वो भी उसके भी जो आप बोल सकते हो वो ज्यादा स्पीड पर लास्ट ईयर से बिजाई उसकी हो रही है। इसका जो है 1.2% जो है इसका इंक्रीज देखा जा रहा है। जो पहले हम बात कर रहे हैं लास्ट वीक से, तब से 2% डेफिसिट है, लेकिन लास्ट ईयर से 1.2% ज्यादा है। तो इससे क्या है, होप से एक उम्मीद जाग रही है कि प्राइसेस राइज नहीं होंगे शायद बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन्स। तो अगर इसकी जो खरीफ क्रॉप्स की अच्छे लेवल पर सोइंग होती है, कल्टीवेशन होती है, तो ये हो सकता है कि हमारे देश में हमें इंपोर्ट ना करना पड़े और ये भी हो सकता है कि फूड शॉर्टेज की वजह से जो प्राइसेस हैं वो भी कंट्रोल में रहे। तो सबसे ज्यादा जो डिक्लाइन था दालों में जो है कहाँ पर देखा गया था, अरहर की दाल में और उड़द की दाल में। जो बाजरा की फसल है ये भी अभी बहुत ज्यादा जो है बड़ी है। इसका जो बाजरा की खेती के अंदर जो एरिया है 11.3% से बड़ा है। सदर्न पेनिनसुलर ईस्टर्न रीजन्स है वो अभी भी वहां पर जो बारिश है कम है, वहां पर जो रेनफॉल की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अभी मॉनिटर किया जा रहा है। कोई भी शॉर्टेज होगी या फिर ज्यादा अगर होगा कोई भी एग्रीकल्चर ग्रोथ, तो उसके बारे में हर चीज बहुत क्लोज लेवल पर मॉनिटरिंग की जा रही है। खरीफ क्रॉप्स की अगर बात करें, इसको मॉनसून क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है और ऑटम क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मॉनसून के सीजन में इसकी कल्टीवेशन होती है, बिजाई होती है। जून से लेकर नवंबर तक ये चलती है। मॉनसून रेन्स मई में भी स्टार्ट हो सकती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुछ जगह में, लेकिन जो क्रॉप्स है उसकी जो हार्वेस्टिंग है, जो उसकी कटाई है, वो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक की जाती है। इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करें तो राइस, चावल है, जो मेज, जो मक्की है, कॉटन, ये सम ऑफ द मेजर खरीफ क्रॉप्स है जो कि इंडिया में कल्टीवेट की जाती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज खरीफ क्रॉप्स। आपके लिए क्वेश्चन है राबी क्रॉप्स क्या होती हैं, इसके एग्जांपल्स, कब ये इसकी जो है कल्टीवेशन की जाती है, कब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, और ज़ैद क्रॉप्स क्या होती है, इसका भी आपको जो है सीजन बताना है, कब कल्टीवेशन होती है, कब हार्वेस्टिंग होती है। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
Next question is ISRO's launch vehicle PSLV C56 will carry the satellite named DSSAR for which country? इसरो का एक लॉन्च व्हीकल है PSLV C56 जो कि DSSAR नाम के एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, कैरी करेगा। कौन से देश का ये DSSAR जो है ये सैटेलाइट है? ऑप्शन ए इज फ्रांस, ऑप्शन बी इज यूके, ऑप्शन सी इज सिंगापुर एंड ऑप्शन डी इज जर्मनी। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का भी सोर्स देख सकते हैं। इसरो टू लॉन्च PSLV C56 कैरिंग सिंगापुर न्यू इमेजिंग सैटेलाइट। ये जो लॉन्च व्हीकल है ये सिमिलर है पहले जो C55 लॉन्च किया था, C55 यूज किया था उससे। ये DSSAR नाम का एक सैटेलाइट जो कि 360 किलो का है, उसको इक्वेटोरियल के ऑर्बिट के पास लॉन्च करेगा। एक सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड होगा सैटेलाइट का जो सारा ऑल वेदर डे एंड नाइट कवरेज देगा। तो ये जो सैटेलाइट है सिंगापुर का है और ये ऑल वेदर ये जो है न्यू इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि इमेजेस देगा, जिसके हेल्प से हम वेदर के रिलेटेड डे एंड नाइट कवरेज कर पाएंगी जो सिंगापुर है। ये जो सैटेलाइट है इसके साथ 6 और सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं। इसके बारे में आपको और चीजें क्या ध्यान रखनी है कि जो ये सैटेलाइट है ये DST है, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक ST इंजीनियरिंग, इन दोनों के पार्टनरशिप के अंदर ये जो है डेवलप किया गया था। एंड इट विल बी यूज्ड टू सपोर्ट द सैटेलाइट इमेजरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस एजेंसीज विद इन द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर के अंदर जो भी एजेंसीज है उनको जो है उनको सैटेलाइट इमेजेस रिक्वायर्ड होगी उसको ये प्रोवाइड करेगा। DSSAR के पास के साथ एक सिंथेटिक अपर्चर रडार पेलोड होगा जो कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है, इसका सिंथेटिक अपर्चर रडार है वो इजराइल की कंपनी इंडस्ट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये DSSAR को हेल्प करेगा ऑल वेदर डे एंड नाइट कवरेज प्रोवाइड करने के लिए, और जो इमेजिंग है उसके 1 mm के रेजोल्यूशन तक इमेजिंग प्रोवाइड करने के भी कैपेबल होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। जो बाकी इसके साथ सैटेलाइट है वो कौन से हैं? एक तो है विलॉक्स AM, ये 23 kg के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन माइक्रो सैटेलाइट है। दूसरा है आर्केड जिसकी फुल फॉर्म है एटमॉस्फेरिक कपलिंग एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर जो कि एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट है। उसके बाद है स्कूप 11 जो कि एक 3U नैनो सैटेलाइट है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर पेलोड है। इसके बाद एक है नूलियन जो कि न्यू स्पेस का है जो कि एक 3U नैनो सैटेलाइट इनेबलिंग सीमलेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्टिविटी है जो प्रोवाइड करेगी अर्बन एंड रिमोट लोकेशंस पर। इसके बाद एक है ग्लेशियर 2, ये भी एक 3U नैनो सैटेलाइट है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट है, वहां पर ये जो है इसकी ऑर्बिटिंग होगी। इसके बाद ORB-12 स्ट्राइडर है जो कि एक सैटेलाइट डेवलप्ड अंडर इंटरनेशनल, जो कि एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से अलग अलग जो एजेंसीज ने कोलैबोरेट करके डेवलप किया है। तो ये जो नाम है आपको पता होना चाहिए और कौन सी कंट्री किससे ये रिलेटेड है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन सी दैट इज सिंगापुर इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state government recently passed India's first gig workers right bill? कौन सी जो है राज्य सरकार ने भारत का पहला गिग वर्कर्स राइट बिल पास किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है राजस्थान एंड ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियाज फर्स्ट गिग वर्कर्स राइट बिल स्टिपुलेट, और ये 24 जुलाई को राजस्थान की गवर्नमेंट ने पास किया है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल। इस बिल के अंडर एक वेलफेयर बोर्ड प्रपोज किया जाएगा जिसमें स्टेट के ऑफिशियल्स होंगे, 5 रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे गिग वर्कर्स को जो रिप्रेजेंट करेंगे, एग्रीगेटर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और 2 सिविल सोसाइटी से होंगे। ये जो एग्रीगेटर्स हैं इनकी ड्यूटीज क्या होंगी? एक तो जो वेलफेयर सेस है उसको डिपॉजिट करना टाइम पर, जो डेटाबेस है गिग वर्कर्स का उसको अपडेट करना, कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी वेरिएशन आती है किसी भी नंबर में तो विद इन 1 मंथ उसको डॉक्यूमेंट करना। अब गिग वर्कर्स क्या है वो देखते हैं। सो जो गिग है ये एक स्लैंग है जो ऐसे जॉब्स को डिनोट करता है जो कि कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए की जाती है। ट्रेडिशनली ये पहले म्यूजिशियंस के लिए यूज की जाती थी जो एक परफॉर्मेंस एंगेजमेंट के लिए। आजकल क्या है बहुत लोग जैसे फ्रीलांसिंग करते हैं, जो एक आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट काम करते हैं,
इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स हो गए, जो एक प्रोजेक्ट के लिए ही हायर किए जाते हैं स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए, टेम्पररी या पार्ट टाइम हायर्स हो गए, तो सभी गिग में आते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान ने से इसके रिलेटेड एक रिसेंटली बिल पास किया है और ये इंडिया का पहला गिग वर्कर्स के रिलेटेड राइट्स बिल है। लास्ट क्वेश्चन इज हिजली वेटलैंड इज सिचुएटेड इन, हिजली वेटलैंड कहां पर है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हिजली वेटलैंड है वो कौन सी स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में। अगर यहाँ पर मैप में बहुत ही स्मॉल है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये ग्रीन कलर से यहाँ पर जो एरिया है वेस्ट बंगाल का यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो हिजली वेटलैंड है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वेटलैंड। आपके लिए क्वेश्चन है कि वेटलैंड्स के रिगार्डिंग कौन सी कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेवल पर जो फॉलो की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, यूजर नेम है, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज भी मिल जाएंगे, पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।